राष्ट्रीय खेल दिवस का आईआरटीडीए सभागार में हुआ आयोजन। सीएम धामी ने किया मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। ऋषिकेश हरिद्वार घाटों की तर्ज पर बनेगा हरिपुर घाट। 7 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सीएम धामी करेंगे शिलान्यास। करीब 7.5 करोड़ की लागत से होगा घाट का निर्माण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम धामी ने दिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। खंगाले जाएंगे सरकारी जमीनों के 70 से 80 वर्ष पुराने रिकॉर्ड। एमबीबीएस एमडी एमएस के छात्रों को सौगात। छात्रों की पढ़ाई की आधी फीस देगी राज्य सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा। टपकेश्वर महादेव में निकाली गई 22वीं भव्य शोभा यात्रा। मानसी कृष्णगिरी महाराज ने की पूजा अर्चना। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख तय। शीतकालीन के लिए 11 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर। सीएम खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना आईआरटीडीए सभागार कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया आयोजन। सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। खिलाड़ियों को सरकार देगी प्रतिमाह 2000 रुपए। योजना के तहत 14 से 23 वर्ष तक मिलेगी राशि। खेल मंत्री रेखा आर्या, विधायक खजान दास रहे मौजूद। सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। खिलाड़ियों को प्रतिमाह सरकार देगी 2000 रुपए। योजना के तहत 14 से 23 वर्ष तक मिलेगी राशि। ऋषिकेश हरिद्वार घाट की तर्ज पर ही बनेगा हरिपुर घाट। 7 सितंबर को जन्माष्टमी पर सीएम धामी करेंगे शिलान्यास। बता दें कि करीब 7.5 करोड़ की लागत से होगा घाट का निर्माण। सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों की मांग पर हो रहा है निर्माण। करीब 7.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। विकासनगर ऋषिकेश हरिद्वार घाटों की तर्ज पर बनेगा हरिपुर घाट। 7 सितंबर को जन्माष्टमी पर सीएम धामी करेंगे शिलान्यास। सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों की मांग पर हो रहा है निर्माण। सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों की मांग का हो रहा है निर्माण। जोशीमठ से खबर, जहां पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। आपको बता दें कि शीतकालीन के लिए 11 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। दोपहर 1 बजे विधि विधान के साथ बंद होंगे कपाट। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है फैसला। जुलाई अगस्त में यात्रियों की संख्या रही है कम। मौसम साफ होने पर फिर से यात्री पहुंच रहे हैं हेमकुंड। हेमकुंड साहिब के पट बंद होने की तिथि को नियत किया गया। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेम साहिब कुंड के कपाट। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है फैसला। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला।
दोपहर 1 बजे विधि विधान के साथ बंद होंगे कपाट। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है फैसला। देहरादून से खबर, जहां पर गरीब मेधावियों के लिए अच्छी खबर, छात्रों की पढ़ाई की आधी फीस देगी राज्य सरकार। एमबीबीएस एमडीएमएस के छात्रों को सौगात, छात्रों के लिए जल्द ही बीमा योजना भी लॉन्च की जाएगी। शोध को बढ़ावा देने को प्रोत्साहन योजना भी होगी लागू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा। गरीब बच्चों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि, फीस को किया जाएगा आधा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा, जैसे शिक्षा मंत्री भी हैं, शोध को बढ़ावा देने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की ये घोषणा। छात्रों की पढ़ाई की आधी फीस देगी राज्य सरकार। छात्रों के लिए जल्दी बीमा योजना भी होगी लॉन्च। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीज घोटाले की फाइल गायब होने का मामला, सचिवालय से फाइल गायब होने के मामले में राज्य बीज एवं ऑर्गेनिक उत्पाद प्रमाणीकरण का घपला। अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान करेंगे जांच। आपको बता दें कि कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने किया प्रमाणीकरण को लेकर, आपको बता दें कि कुमार चौधरी ने जारी किया फाइल दोबारा तैयार करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। करीब 20 करोड़ के घोटाले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर रामनगर से, जहां वन प्रभाग में आउटसोर्स व उपनल में तैनात 129 कर्मचारियों का 8 माह से नहीं मिला है वेतन। आक्रोश में कर्मचारियों ने आज डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आउटसोर्स व उपनल में कार्यरत रामनगर के कोटा रेंज, कोसी रेंज, देशीरी, फतेहपुर, कालाढूंगी रेंज के अंतर्गत 129 कर्मचारियों ने रामनगर डीएफओ कार्यालय पहुंचकर डीएफओ दिगनाथ नायक का घेराव करते हुए कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अभी वन विभाग में अधिकतर आउटसोर्स व उपनल कर्मचारियों के बलबूते ही वन विभाग के कई कार्य, चाहे जंगलों की गश्त हो या फिर चौकियों पर तैनाती हो, आदि कार्य ये कर्मचारी ही करते हैं। इस पर कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। तो हमको बिना वो इससे ही करना पड़ता है बहुत बार। वो समझ सकते हो बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसी है कि वो तो होना ही है ना, सैलरी नहीं मिलेगी। हमारे जो वॉचर्स हैं उनको लगभग 7 महीने, आज 7-8 महीने से सैलरी नहीं हो पा रही है। वो हमारे जो बजट हेड है उसमें इनका पेमेंट का वेजेस पेमेंट का हेड में अभी तक हमको बजट प्राप्त नहीं हुआ। ये पूरा उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर किसी डिवीज़न में यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके बारे में ऊपर के स्तर में सभी को पता है और इसका हल भी निकाला जा रहा है। अभी शासन के स्तर पे इसका डिसीजन होता है और डिसीजन जल्दी ही होने वाला है। हमको ये आश्वासन अभी मिला है, तो 10-15 दिन में इसका होपफुली इसका हल मिल जाएगा। ऐसा है, अभी हम यहाँ आउटसोर्स में है, लगभग 8 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली है। अभी हम डीओ साहब से मिले हैं, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन बाद नहीं मिलती है तो हम पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में इनका चयन हुआ। इस मौके पर सीएम ने आशा व्यक्त की है कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया है। उम्मीद है कि सभी बेहतर कार्यशैली से सभी राज्य के विकास में योगदान देंगे। बेहतर कार्य करने के लिए समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना होगा। टाइम टेबल के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी जरूरी है।
बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसान की 4 बीघा फसल को नष्ट कर दिया है। जब किसान महिला अपनी सब्जी की फसल देखने खेत में पहुंची तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए। महिला ने देखा उसकी सारी फसल को किसी ने नष्ट कर दिया है, जिसे देखकर महिला भावुक हो गई। वहीं महिला ने बताया कि उसने 4 बीघा जमीन ठेके पर ली थी, जिसमें वह हरी सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, लेकिन किसी शैतान ने उनकी सभी भिंडी और लौकी की बेलों को जड़ से काट दिया, जिससे उनका 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं महिला अब पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये हम कल शाम लिख रहे थे, अच्छी खासी छोड़ के गए थे और सुबह हम 8-9 बजे आए तो हमारी सारी बेला कटी हुई मिली है, सारी भिंडी कटी हुई मिली है। ठेके पे खेत रखा हुआ है हमारे, हम जमीन वाले थोड़ी हैं कोई, हम तो किसान इंसान हैं और सारा इतना नुकसान हो गया हमारा। हम इसमें रोजी रोटी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंसान हैं। अब बताओ हम क्या करेंगे इसमें। ये तो 2 लाख का है, 1.5 लाख का इतना तो होता ही है, 6 महीने में इतना तो कमता ही है। इसमें लग भी बतेरा गया है। अभी ले क्या हमने अभी तो आ रही है, इसमें माला आना शुरू हुआ है, कोई इतना बहुत सा काटा थोड़ी है और किसी ने इतना नुकसान कर दिया। बताओ इसको कौन भरेगा, कैसे करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद औंधियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा व कांग्रेस पर पहाड़ के लोगों को छलने का आरोप लगाते हुए बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी भगवती प्रसाद त्रिकोठी को वोट देने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा के चप्पे चप्पे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। में है और लगातार हम पूरे बागेश्वर विधानसभा में गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जो प्रत्याशी है उसके लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज तक उत्तराखंड की भोली भाली जनता को आपको पता, लगातार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीछे उससे पहले कांग्रेस की रही, तो पहाड़ के लोगों को छलने का काम किया। मंदिर समिति द्वारा नियम विरुद्ध महालक्ष्मी मंदिर को मंदिर का अधिकार पंचायत को किराए में दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड सचिव कल्चर से 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने दोनों सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। अधिवक्ता गोपाल के वर्मा ने कोर्ट की अवगत कराया कि एक्ट के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर कमेटी ने संपत्ति के हस्तांतरण से पहले राज्य सरकार से मंदिर से कोई अनुमति नहीं ली, जबकि बद्रीनाथ मंदिर कमेटी ने बिना अनुमति के ही मंदिर को किराए पर दे दिया और 5 वर्ष बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा है। मंदिर के अंदर एक मंदिर है महालक्ष्मी टेम्पल, उसमें जो बद्रीनाथ कमेटी थी उसने एक महालक्ष्मी टेम्पल को एक डिमरी पंचायत को 35,000 रुपये साल पर उसको हैंडओवर कर दिया। हमारा एलिगेशन ये है कि उन्होंने उसको किराए पर दे दिया है और उनको ये राइट दे दी है कि इस पर जितना भी चढ़ावा वगैरह जो भी आएगा चरणामृत का वो पंचायत वसूलेगी और इनको सिर्फ बद्रीनाथ समिति को 35,000 रुपये सालाना देगी। जबकि एक्ट जो है बद्रीनाथ समिति का एक्ट ये क्लियर प्रोवाइड करता है कि अगर बद्रीनाथ कमेटी की कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1,000 से ऊपर की है उसको अगर कोई उसका एलिनेशन करेंगे या किसी को हैंडओवर करेंगे तो सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक। जहां एक तरफ पहले किसान कुदरत की मार से परेशान था तो वही दूसरी तरफ अब इंसान ही किसान का दुश्मन बन बैठा है। जो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसान की 4 बीघे फसल को नष्ट कर दिया। जब किसान महिला ओमवती अपनी सब्जी की फसल देखने खेत में पहुंची तो फसल को देखकर उनके होश उड़ गए। महिला ने देखा उनकी सारी फसल को किसी ने नष्ट कर दिया।
नाम लिख रहे थे, अच्छी खासी छोड़ के गए थे और सुबह हम 8-9 बजे आए तो हमारी सारी बेला कटी हुई मिली है, सारी भिंडी कटी हुई मिली है। ठेके पे खेत रखा हुआ है हमारे, हम ज़मीन वाले थोड़ी हैं कोई, हम तो किसान इंसान हैं और सारा इतना नुकसान हो गया हमारा। हम इसमें रोजी रोटी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंसान हैं। अब बताओ हम क्या करेंगे? इसमें हो गया करीब 2 लाख का, 1.5 लाख का, इतना तो होता ही है। 6 महीने में इतना तो कम तो ही है। इसमें लग भी बतेरा गया है, अभी तो आ नहीं है। इसमें माल आना शुरू हुआ है, कोई इतना बहुत सा काटा थोड़ी है और किसी ने इतना नुकसान कर दिया, इसको कौन भरेगा? कैसे करेंगे हमारे बच्चे? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव की 22वीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णगिरी महाराज ने पूजा अर्चना के साथ ही शोभा यात्रा को रवाना किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा में शामिल होकर शिव के सभी स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए और भजनों पर जमकर झूमे। वही शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला में आतिशबाजी व पुष्प वर्षा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा सहारनपुर चौक, झंडा बाजार, हनुमान मंदिर, राजा रोड, कोतवाली होते हुए पलटन बाजार, जंगम शिवालय, घंटाघर, चक्राता रोड, बंदाल, दुर्गामल, ताखरा बाजार, घड़ी चौक होते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर पूरे शहर भर में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। इस दौरान भंडारे में प्रसाद के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली है। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति के द्वारा आज ये बहुत ही बड़ा आयोजन जो किया जा रहा है शिव बारात के रूप में। लाखों लोग और दूर दराज से ये सुंदर सुंदर मनमोहक झांकियों के रूप में जो कला अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग शहरों से लोग आए हुए हैं और हम सब यहाँ बारातियों के रूप में मिलकर एक साथ एकत्रित होकर, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, बस और क्या बुजुर्ग, हमारे सबका उत्साह देखते ही बनता है। मैं इन सभी लोगों की ओर से सभी देशवासियों को शिव बारात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर सितारगंज से, जहां पर उधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म बैकनपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति बैनर के तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेशपुर, रुद्रपुर, शक्ति फॉर्म उत्तराखंड, बंगाली समाज में उत्साहवर्धन करना, युवा वर्ग को नशे से दूर रखना आदि प्रमुख उद्देश्य थे। कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों को, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा के कार्य किए हैं, जो आज हमारे समाज में है नहीं, लेकिन उनके कार्यों की प्रेरणा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमारी जो समाज में सबसे बड़ी हमारे काम ये है कि हम अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को एक मंच में हम लोग बुलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, उन्नयन और विकास के बारे में हम सोच पाए। आप सबका धन्यवाद जो आज इस मंच पर सजाया है और इसका एक प्रयास किया जा रहा है बंगाली कल्याण समिति की ओर से। हकीकत बात यह है कि सरकारें आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, ये जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभी जब विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। ऋषिकेश नगर निगम सभागार में महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन बैठक की, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर ऋषिकेश पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि लगातार कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को मजबूत कर आमजन के बीच आकर नगर निकाय चुनाव के आमजन के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। लगातार कांग्रेस बैठकों के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस बूथ स्तर के माध्यम से, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से घर घर तक जाकर कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी, ताकि आज जो शहर के विकास कार्य रुक गए हैं उन्हें आगामी चुनाव जीत कर आगे बढ़ाया जा सके। देश में भी आमजन की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में लाने का काम किया जा सके। जिले में मोहित मियां जी की है और नगर में राकेश जी के, ब्लॉक में इनकी है। अब कांग्रेस
उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है और इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा ने धर्मांतरण, यूसीसी, नकल विरोधी सख्त कानून समेत अन्य मुद्दों पर सख्त निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है। उन्होंने सीएम धामी के अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके निर्णयों को शानदार बताया। जेपी नड्डा ने हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी ली। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा ने धर्मांतरण, यूसीसी, नकल विरोधी सख्त कानून समेत अन्य मुद्दों पर सख्त निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। उन्होंने सीएम धामी के अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके निर्णयों को शानदार बताया। वहीं जेपी नड्डा ने हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में लोकसभा और नगर निकाय चुनावों की नब्ज टटोली, साथ ही सरकार के कामकाज और योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने के संकल्प के साथ तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन से आगे की कार्य योजना पर रिपोर्ट मांगी है। कि वसुधैव कुटुंबकम यह हमारे जीवन में रचा बसा है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। इसकी माइन्यूट डिटेल्स को हमको और गहराई से अध्ययन करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी वसुधैव कुटुंबकम के कारण मानवता में भारत की विचारधारा ने कैसे कैसे किन किन बातों में अपना योगदान किया है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया के सामने आए कि हमारी विचारधारा उपनिवेशवाद से के साथ नहीं है। उपनिवेशवाद की तरह हम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाते, लेकिन हाँ, विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो मानवता के लिए उपयोगी है उसको बढ़ाने में हम कभी भी मानवता के लिए करने में समर्पित रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज का कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सारगर्भित रहा। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई और आगामी चुनाव के ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं को तत्काल हमको बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने हैं। सारे विषयों के साथ साथ सभी सांसदों का प्रवास हो जाए, सांसद अपने क्षेत्र में रहें। इसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के दौरों के बारे में उन्होंने चर्चा की और अभी तक भविष्य में जो चुनाव तक हम उनके सारे कार्यक्रम बनाकर और सभी मंत्रियों का भी दौरा इस बीच में हम कराएंगे। नगर पालिका, नगर निगम की दृष्टि से प्रदेश स्तरीय टीम जो है एक बार सभी नगर निगमों में जाकर, नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर वहाँ से चर्चा करने के बाद प्रत्याशी के जो नाम है वो आएंगे। खासतौर पर जो सीटें रिजर्व होती हैं उन रिजर्व सीटों के लिए प्रत्याशी चयन को प्राथमिकता देने का एक प्रकार से निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। और आगामी दिनों के अंदर क्योंकि आपदा पूरे उत्तराखंड के अंदर आई है, आपदा की दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी दिनों में करने कार्य जो संगठन की दृष्टि से भी क्या क्या हो सकते हैं उस पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपना विषय रखा है। वहीं खबर है कि भाजपा सांसदों की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट तय करेगी। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा ने इशारों में कई नेताओं के टिकट कटने के संकेत भी दिए हैं। नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक काफी अहम थी, लेकिन भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के 3 सांसद नहीं पहुंचे। पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी बैठक में नहीं पहुंचे, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। साथ ही कांग्रेस ने जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि नड्डा ने ना तो बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि जनता भाजपा चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है, इससे जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अपने ही जो है संगठन को, अपने ही सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इससे भाजपा के कुनबे में जो बिखराव है, भाजपा के कुनबे में जो फूट की खिचड़ी पक रही है, वो अपने आप सार्वजनिक हो गई है। प्रदेश की जनता अब सब समझ रही है। भाजपा की कथनी करनी का जो अंतर है वो जनता की समझ में भली भांति आ गया है। कुल मिलाकर भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत की हैट्रिक पाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड पहुंच करके न सिर्फ लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की नब्ज टटोली, बल्कि इशारों में कई नेताओं के टिकट कटने के भी संकेत दे डाले हैं।
ऐसे में क्या माना जाए कि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का आना इस बात की तरफ इशारा करता है। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।